नमस्कार दोस्तों, अभी अभी हमारा बजट आया सिर्फ आधे घंटे पहले। और इस बजट में क्या खास है आपके लिए, किसका आप पर क्या असर पड़ेगा, बजट में क्या क्या खास बातें बोलेगी, वो सारी की सारी मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद अपना एक छोटा सा अपना कंक्लूजन भी दूंगा। बहुत कम टाइम के अंदर पूरा का पूरा बजट मैं आपके सामने पेश करूंगा। ये वीडियो देखनी है आपको आखिर तक, छोटी सी वीडियो है और ये पूरा बजट मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोस आपको तुरंत मिलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडो ट्रिक्स। नमस्कार दोस्तों, आज 1 फरवरी 2021 है और अब से सिर्फ आधे घंटे पहले हमारी जो फर्स्ट लेडी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने ये बजट पेश किया है। ये आम बजट है और इस बजट को ऐसा पहली बार हुआ है कि पेपरलेस इसको प्रेजेंट किया गया है, मतलब टैब के जरिए इसको पेश किया गया है। और इसके अंदर क्या क्या खास बात रही है वो मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी देर में सारी की सारी बता देता हूं। सबसे पहले तो उन्होंने अपने जितने भी इन्होंने काम किए हैं पिछले कुछ सालों में उनका काफी बखान किया कि बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। फिर कुल मिला के इन्होंने लगभग सभी क्षेत्रों के लिए, चाहे वो जो मर्जी क्षेत्रों, सभी क्षेत्रों के लिए इन्होंने बड़े बड़े ऐलान किए हैं, जिसके अंदर सभी मिनिस्ट्रीज आते हैं, पूरा का पूरा देश, हर फील्ड, हर सभी के लिए इन्होंने बड़े बड़े ऐलान किए हैं। जिसके अंदर इन्होंने किसानों के लिए बहुत बड़ा एक ऐलान करा है, क्योंकि आप जानते हैं किसानों का आंदोलन चल रहा है। तो इसमें तो किसानों के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, जिसके अंदर इन्होंने सीधा सीधा कहा है कि उनको 1.5 गुना एमएसपी मिलेगी, यानी कि कॉस्ट प्लस 50%, यानी कि 50% प्रॉफिट उनको मिलेगा। फिर इस जो एफडीआई जो है इंश्योरेंस के अंदर, उसको उन्होंने बढ़ा दिया है। एमएसएमई के लिए 15,700 करोड़ रुपए दिया है। 15,000 नए स्कूलों का विकास होगा और 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5.5 लाख करोड़ का प्रावधान दिया है। जो कॉर्पोरेट्स है उसको बढ़ाने के लिए, ताकि जो एम्प्लॉयमेंट है देश के अंदर, जो रोजगार है वो बढ़े, उसके लिए कॉर्पोरेट्स को उन्होंने पैकेजेस दिए, फ्रीडम दी, सब्सिडी दी है। और जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके हिसाब से अब जो कंपनी की एक नई डेफिनेशन आएगी, जिसके अंदर जो लिमिट 50 लाख थी, 50 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी गई है और 2 करोड़ वाली बढ़ाकर 20 करोड़ कर दी गई है। 4 करोड़ दलित छात्रों के लिए इन्होंने योजनाएं बनाई है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए प्रोजेक्ट बनेंगे। जो समुद्र है, समुद्र के नीचे नई नई अन्वेषणों के लिए, नई खोजों के लिए इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है। डिजिटल जनगणना होगी इस बार पहली बार। रेलवे को 1.1 लाख करोड़ का प्रावधान दिया है। हेल्थ के लिए 2.38 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। हेल्थ का बहुत जरूरी है प्रमोशन। हेल्थ के ऊपर हमारी जीडीपी का 1% भी खर्च नहीं होता है, तो इसको बढ़ाना काफी जरूरी है। एक हेल्थ ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर काफी कम खर्चा किया जाता है और आप जानते हैं कोरोना टाइम चल रहा है, तो हेल्थ को प्रमोट करना बहुत जरूरी। इन्होंने ऐसी उम्मीद जगाई है कि जो जीडीपी है वो 8% इस बार रहेगी। खैर ये सिर्फ एक्सपेक्टेड है। रेवेन्यू डेफिसिट, जो इनका राजस्व घाटा है, इन्होंने सोचा है कि वो 6.8% इस बार करेंगे, एक्सपेक्टेड है, जो कि पिछली बार 2021 के अंदर 9.5% था। इस बार ये सोच रहे हैं 6.8% तक होगा। मेरा अनुमान था कि ये इसको 6.5% तक लेकर जाएंगे, लेकिन ये इसको 6.8% तक लेकर गए। इसका क्या मतलब है कि सरकार खर्चा करने के मूड में है, सरकार भर भर के खर्चा करने के मूड में है, उधार लेके खर्चा करने के मूड में है, ताकि लोगों को काम मिले, ताकि मार्केट के अंदर पैसा जाए, मार्केट के अंदर मनी फ्लो आए और जो हमारी ये देश की डूबती हुई नैया है ये फिर से गोते खाने लगे। इसके अलावा फिर इन्होंने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर भी जीएसटी में इन्होंने चेंजेस किए हैं। जो डायरेक्ट टैक्स वाला है वो मैं आपको अभी यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। जीएसटी में इन्होंने कहा है कि इनको काफी अच्छा रेवेन्यू मिला है और नया कस्टम का सिस्टम आने वाला है अक्टूबर से। और बाकी जो भी कुछ है वो मैं आपको यहाँ बताता हूं। अब यहाँ पर वो है जो सीधा सीधा आपके ऊपर सीधा सीधा इंपैक्ट डालता है। ये वो हिस्सा है जिसके लिए आप पूरे बजट देखते हैं और इसी पर आपका मेन फोकस होता है कि क्या कुछ खास आया है। जो मिडिल क्लास लेवल है जिसके ऊपर बजट का सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ता है, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, तो उसके लिए इसके अंदर क्या है। आइए देखते हैं डायरेक्ट टैक्स के अंदर इन्होंने क्या किया है। डायरेक्ट टैक्स की अगर जैसे बात करें तो जो हमारा इनकम टैक्स स्लैब होता है दोस्तों, इसके अंदर है नो चेंज। नो चेंज मतलब पब्लिक इससे खुश नहीं है, बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं किया, कुछ बोली ही नहीं निर्मला जी इसके बारे में। उन्होंने सीधा कह दिया एनेक्चर देख लीजिए,
मीन्स देयर इज नो चेंज इन द लास्ट इनकम टैक्स स्लैब, कोई भी उसके अंदर चेंज नहीं है। जनता सोच रही थी जिस तरह से हमारे काम धंधे गए, बेरोजगारी काफी बड़ी है, लोगों की जॉब्स गई है, कोरोना टाइम के अंदर बहुत बुरा समय लोगों ने देखा है, तो सोच रहे थे कि शायद टैक्स स्लैब के अंदर कुछ रिलीफ मिले, कुछ एग्जम्पशंस बढ़ाए जाए या 80C की रिडक्शन बढ़ाई जाए या ऐसा और कुछ किया है, लेकिन वो कुछ भी नहीं किया है। नथिंग इज टच्ड इन इनकम टैक्स स्लैब एक्सेप्ट वन थिंग, जो हमारे सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन भी जो 75 साल से ऊपर के हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, यहां पर भी कंफ्यूजन काफी फैलेगी। अभी जो 75 साल के हैं और इससे ऊपर के हैं और जिन्हें सिर्फ पेंशन, यहां ये लिखना बहुत जरूरी है, ओनली पेंशन, जिनको सिर्फ पेंशन मिल रही है, उनको ना तो कोई टैक्स देना है ना कोई रिटर्न फाइल करनी है। ध्यान से एक बार और सुन लीजिए, जो सीनियर सिटीजन है 75 साल और इससे ऊपर वाले, जिनको सिर्फ और सिर्फ पेंशन की इनकम आ रही है, उनको ना तो टैक्स भरना है ना ही उनको रिटर्न भरनी है। अगर 75 साल से ऊपर है, 75 साल से ऊपर है और पेंशन आ रही है और इसके अलावा और भी कोई इनकम का सोर्स है, तो फिर ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, फिर आपको टैक्स भी पे करना है और फिर आपको रिटर्न भी फाइल करनी है। इसके अलावा जो हमारे एनआरआईज हैं, एनआरआईज का ऑडिट नहीं है अगर उनकी इनकम 5 करोड़ तक है तो। इससे पहले तक ये लिमिट होती थी 1 करोड़ रुपए। फिर जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड में भी कुछ बेनिफिट मिलेगा, अभी उन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया है कि क्या बेनिफिट मिलेगा। फिर असेसमेंट की बात करें कि 3 साल तक ही अब असेसमेंट हो सकती है, यानी पिछले 3 साल तक का ही आपका खाता खोला जा सकता है। पिछले 3 साल तक जो असेसमेंट की जा सकती है, कोई भी जैसे जो असेसिंग ऑफिसर होता है, अगर उसको लगता है आपने कोई गड़बड़ी किया तो आपके पिछले वाले खाते भी खोल ले, तो वो सिर्फ पिछले 3 साल तक के ही खाते खुल सकते हैं। अब इसके अंदर जो असेसीज हैं उनके लिए तो फायदे की बात है। पहले ये जो टाइम पीरियड था ये था 6 साल, 6 साल तक का आपका पिछला कच्चा चिट्ठा खोला जा सकता था, अब सिर्फ 3 साल। लेकिन अगर जो गड़बड़ी है अगर वो 50 लाख से ज्यादा की है, जो असेसिंग ऑफिसर ने कैलकुलेशन किया उसको लगता है कि जो गड़बड़ी है आपके अकाउंट्स के अंदर वो 50 लाख से ज्यादा की है, तब वो आपके पिछले 10 साल के खाते छान सकता है। ठीक है जी। इसके बाद एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी भी बनाई जाएगी, ये एक नया एफर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से। ये इसका नाम कुछ भी हो सकता है, अभी तो सिर्फ इसी तरीके से बोला गया है, मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया है। एक कमेटी बनाई जाएगी जो ये इनकम टैक्स से गड़बड़ीज होती है और प्रॉब्लम्स होती हैं जो इनको देखेगी। अगर असेसी को लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, असेसिंग ऑफिसर कुछ फायदा उठा रहा है अपनी पोजीशन का और असेसी को परेशान कर रहा है, या फिर असेसी को कोई भी प्रॉब्लम है अपने इनकम टैक्स और रिटर्न वगैरह को लेके, तो वो सीधा सीधा इस कमेटी को अप्रोच कर सकते हैं। ये एक अच्छा स्टेप है, इससे काफी हेल्प मिलेगी असेसीज के लिए, उनकी भी सुनने वाली एक बॉडी और बन जाएगी। इसके अलावा जो कंपनीज है, कंपनीज के लिए खास कर है कि अगर वो 10 करोड़ रुपए तक का बिजनेस करती हैं तो अब उनको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा लोन सब्सिडी मिलती थी छोटे घर के ऊपर 1.5 लाख रुपए तक की, और उसका टाइम पीरियड जो है वो फिनिश होने वाला था, लेकिन उसको 1 साल बढ़ा है। अब ये बेनिफिट लिया जा सकता है 31 मार्च 2022 तक, नहीं तो ये 31 मार्च 2021 तक खत्म हो गया था। इसके अलावा हम बात करें तो जो स्टार्टअप्स है, जो नए बिजनेस खुलते हैं, उनको 1 साल के लिए टैक्स रिलीफ दे दिया गया है, यानी उनको 1 साल तक टैक्स नहीं भरना। अब ये भी हमको देखना होता है कि मार्केट के अंदर अब क्या चीजें सस्ती होंगी और क्या महंगी होंगी, तो कुल मिला के यहाँ पर 2 ही चीजें हैं, 2 ही कैटेगरी है। जो सस्ता हो रहा है, जो आपका रेट कम होगा, सस्ता होगा, वो है स्टील कॉपर अलॉय, यानी कि जो मेटल है इससे रिलेटेड जो भी अब चीजें बनेगी वो सारी की सारी जो है वो सस्ती हो जाएंगी। यहाँ पर जो कस्टम ड्यूटी है कस्टम ड्यूटी को 10% कम कर दिया गया है, इस वजह से ये चीजें अब सस्ती हो जाएंगी। और इसके अलावा महंगा क्या हुआ है? महंगा हुआ है आपका एक्सपोर्टेड मोबाइल। जो एक्सपोर्टेड मोबाइल के पार्ट्स है वो महंगे हो गए हैं। अब पार्ट्स महंगे हो गए हैं तो मोबाइल भी ऑब्वियस है कि महंगे होंगे, यानी उनकी रिपेयरिंग भी महंगी है और उनको आप नया खरीदेंगे तो वो भी आप महंगा पड़ेगा। दोस्तों कुल मिलाकर सिर्फ यही था सारा क्रक्स आज के बजट का। अब बात रही मेरे कंक्लूजन की, तो मेरा कंक्लूजन ये कहता है, जितनी भी थोड़ी बहुत मुझे समझ है, कि ये जो पिछला एक समय था ये बहुत ही खराब गया, और इसके मुताबिक देखा जाए तो ये बजट में कुछ ज्यादा हो भी नहीं सकता था। सिर्फ एक यही चीज मुझे बहुत अच्छी लगी इस बजट के अंदर
कि गवर्नमेंट खर्चा करने को तैयार है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने को तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा करने को तैयार है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर पैसा आएगा, मार्केट के अंदर मनी फ्लो आएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी वजह से थोड़ा सा ये जो मंदी का समय चल रहा है, हमारी जो इकोनॉमी है फिर से रिवाइव कर पाएगी। और बाकी देखा जाए मिडिल क्लास के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है, इतना ही बहुत है। इतने सही सब्र कर लो कि फिर से कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। लेकिन इसके अंदर एक और थोड़ी सी एक बुरी चीज है, वो क्या है कि जो भाई पेट्रोल है जिसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती हैं, पेट्रोल के ऊपर ड्यूटी बढ़ा दी गई है। अब पेट्रोल आपका महंगा होने वाला है, पेट्रोल और महंगा होने वाला। पेट्रोल पहले से ही बहुत महंगा था और उसके अलावा पेट्रोल और ज्यादा अब महंगा होगा। अगर आप जानते हैं पेट्रोल महंगा होता है तो लगभग सभी चीजें महंगी होती हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार ने जो एफर्ट्स लिए हैं, जो ये नया बजट लाई है, इसका आने वाले समय में हमें क्या असर मिलता है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, सबको बताइए आज इस बजट में आपके लिए क्या आया है। अगर आपको ये बजट अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके व्यूज भी बहुत मैटर करते हैं। इसी तरह से जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।